फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेकमेंट क्लासेस। आज इस क्लास में मैं जीएस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के 3 अंगों को कैसे कैसे बांटा गया है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उनके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं, जिसमें ये दोनों अंग परस्पर जुड़े हुए होते हैं और ये जो है वो स्वतंत्र माना जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो एक हड़ी है और स्वतंत्र है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, सरकार का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ये हमारा विधायिका, कार्यपालिका और ये हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, विधायिका का काम है कानून बनाना। जैसे सदन में कोई बिल पेश करके कानून को बनाया जाता है, ये काम विधायिका का है। कार्यपालिका का काम है उस बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर स्वास्थ्य मंत्री ने कोई बिल पेश किया कि पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करना एक जुर्म होगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा या उसे जेल में बंद किया जाएगा, तो ये जो बिल पेश किया जाएगा वो सदन में, संसद में पेश किया जाएगा, वहां पर वो कानून बनेगा, पारित होगा। लेकिन जब वो बिल बन गया है तो उसको लागू करेगा कार्यपालिका। ठीक है, अगर लागू करने में कोई असफल रहा तो उसके उपरांत जो दंड देने का प्रावधान है वो न्यायपालिका का है। ठीक है, तो ये हमारे सरकार के 3 अंग हैं, तीनों के कार्य बटे हुए हैं। ये कानून बनाने का काम करेगा, ये कानून को लागू करवाने का काम करेगा और ये कानून के उल्लंघन करने वाले को दंड देने का काम करेगा। ठीक है, अब विधायिका से स्टार्ट करते हैं। विधायिका में सबसे पहले हम देखेंगे संघ की विधायिका। ठीक है, संघ की विधायिका जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर रहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। संसद जो होता है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है बहुत बार कि संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों मिल करके ही संसद का निर्माण करेंगे। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा ये दो सदन होते हैं संसद के, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में जो चुन करके लोग आते हैं उनकी जो आयु सीमा होती है वो मिनिमम कम से कम 30 वर्ष की होती है। मतलब राज्यसभा में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में किसी व्यक्ति को चुने जाने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा में जो चुने जाते हैं लोग वो जनप्रतिनिधि होते हैं, मतलब जनता के द्वारा चुन करके वो जाते हैं, जबकि राज्यसभा में जो लोग चुने होते हैं वो हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। कहने का मतलब कि राज्यसभा में चुने गए लोगों का जो चुनाव होता है, उनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। और इस राज्यसभा में जो लोग होते हैं, जो बैठते हैं, उनको चुनने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इनमें से 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको कि राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से मनोनीत करता है। ठीक है, वो कला के क्षेत्र से हो, विज्ञान के क्षेत्र से हो या फिर साहित्य के क्षेत्र से हो या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से भी ख्याति प्राप्त कर चुके हों या खेल जगत से ख्याति प्राप्त लोग हों, उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर चुका है। ठीक है, अब ये जो लोग चुने जाते हैं, इनका जो चुनाव होता है वो जितने भी राज्य होते हैं उन राज्य के विधानसभा के जो चुने गए सदस्य होते हैं वो और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो उसमें वोटिंग करते हैं और वोट देने के बाद ये राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। ठीक है, चूंकि इनमें जो लोग बैठते हैं वो हाईली क्वालिफाइड जनरली माने जाते हैं, ऐसे माने जाते हैं कि वो हाईली क्वालिफाइड है। ठीक है, प्रैक्टिकली हो या ना हो, लेकिन जो संविधान जब बना था तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि राज्यसभा वैसे ही लोगों के लिए बनी जाएगी जो कि हाईली क्वालिफाइड कहे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको चूंकि उम्र के दृष्टि से भी हो, वरिष्ठता की दृष्टि से भी हो, यहाँ पर उच्च कोटि के लोग बैठते हैं, इसलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका निम्न सदन हो गया लोकसभा। लोकसभा में बता दिए कि जो सीधे डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। जैसे हम लोग अभी प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए चुनाव होता है, जिसको एमपी का चुनाव करते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
उस चुनाव में जो लोग हम चुन के भेजते हैं वो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं। वो लोकसभा के सदस्य, उनकी अधिकतम संख्या जो सदन में है वो 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 है। इस 245 में 12 ऐसे सदस्य होंगे जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, और इन 545 में 2 ऐसे एंग्लो इंडियन होंगे जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि राज्यसभा में 12 मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सिनेमा किसी भी क्षेत्र से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर जो 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, क्लियर है। संघ की विधायिका में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा हो गया। हमने आयु भी देख लिया कि निम्न आयु क्या है, उच्चतम आयु क्या है। ठीक है, इनका चुनाव भी देख लिया कि ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, हमने देख लिया कि यहाँ पर 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यहाँ पर 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, राज्य की विधायिका में जब आते हैं तो राज्य की विधायिका में राज्यपाल होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ये मिलकर के राज्य की विधायिका का निर्माण करते हैं। हालांकि विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, ये विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में ही हमारे यहाँ विधान परिषद है, बाकी सभी जगह सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, तो ये जैसा कार्य सदन में, संघ में संसद का होता है, वैसा ही कार्य राज्य में ये राज्यों की विधायिका का होता है, राज्य के विधान मंडल का होता है। ये भी कानून बनाने का काम करते हैं और ये भी कानून बनाने का ही काम करते हैं। ठीक है, अब जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति माना जाता है। स्वयं संविधान में लिखा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो अपने में से एक उपसभापति को चुनेंगे, जो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, और जो लोकसभा होता है, लोकसभा के चुनाव के उपरांत जो वरिष्ठतम एक सदस्य होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक बैठक की जाती है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है और उसी समय एक लोकसभा के उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ऐसी परंपरा चली आ रही है कि जो विनिंग पार्टी होती है, जो जीतने वाले दल होते हैं, उनके मेंबर को लोकसभा का अध्यक्ष, और जो हारने वाले दल होते हैं उनके मेंबर को, उनके सदस्य को लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। ऐसी परंपरा है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे परंपरा चला रहा है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष होगा जो कि रूलिंग पार्टी का होगा, सत्तारूढ़ दल का होगा, और जो उपाध्यक्ष होगा वो फिर विपक्षी पार्टी का होगा। ठीक है, क्लियर है। तो और इनका जो काम होता है वो क्या होता है, सदन में बिल पेश करना, कानून को लागू करना। ठीक है, कोई भी कानून कहीं भी किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही सबसे पहले पारित होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी विधेयक होगा वो राज्यसभा में, लोकसभा में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन धन विधेयक जो होगा वो सिर्फ लोकसभा में ही पारित होगा। किसी भी साधारण विधेयक को राज्यसभा अपने स्तर से 6 महीने तक डिले कर सकती है, रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को उसको 14 दिन के अंदर वापस करना होता है। अगर वो संतुष्ट है तो, और नहीं संतुष्ट है तो विचार के साथ इस पर बदलाव किया जाए। ठीक है, और उसके बाद दोबारा अगर लोकसभा उसी बिल को उसी स्वरूप में फिर से पारित करे तो राज्यसभा इस बात के लिए विवश हो जाती है तो उस बिल को पुनः उसको उसी रूप में पेश किया जाए, और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत वो कानून बनता है। ठीक है, तो ये हमारा सदन का काम हो गया, संसद का। उसी तरह से राज्य की विधायिका भी कार्य करती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कार्यपालिका में। जो कानून इसने बनाया उस कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है। ठीक है, अभी हमने बताया था यहाँ पर एक चीज को कि विधायिका कार्यपालिका दोनों क्या है, जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है अभी हम लोग देखेंगे। विधायिका मतलब संसद में बैठे हुए लोग। ठीक है, संसद में बैठे, मान लीजिए कि कोई कानून मंत्री है, ठीक है, और कानून मंत्री ने कानून की रक्षा के लिए कोई कानून को बनाया। ठीक है, विधायक जो उसका जो विधेयक था वो विधेयक पेश किया, बिल पेश किया, और बिल पेश करने के बाद वो कानून बना। अब उसको लागू करने का काम भी उसी मंत्री का होगा। समझ गया बात को, जो संबंधित मंत्रालय है वहां से वो लागू होगा। यानी कि जब वो कानून बना रहा था तब वो विधायिका का सदस्य था, जब वो कानून लागू कर रहा है तब वो कार्यपालिका का सदस्य है। इसका मतलब कि हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका क्या है, दोनों जुड़ी हुई है। ठीक है, ये सरकार रूपी रथ के 3 घोड़े हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जहाँ पर की विधायिका, कार्यपालिका दोनों जो है वो एक दिशा की ओर चलती है, एक तरफ चलती है, और जो तीसरा घोड़ा है न्यायपालिका, वो हमेशा विधायिका, कार्यपालिका को चाबुक लगा रहा होता है कि तुम सही दिशा में चलो। मतलब न्यायपालिका का काम है कि अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो उसको वो सुधारे। ठीक है, उस पर वो न्याय पुनराविलोकन का विचार रखता है। ठीक है,
कार्यपालिका में दो तरह की कार्यपालिका होती है, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट कार्यपालिका में ब्यूरोक्रेट आते हैं, नौकरशाह जो नौकरी करते हैं, ठीक है, उनमें हम लोग जानते हैं कि 4 वर्ग के लोग होते हैं, A, B, C और D। इसको इसलिए बनाया गया है ऐसे क्योंकि ये पद सोपान को दिखाता है। जितना कम ग्रेड का जो लोग होता है नौकरी करने वाला, उनकी संख्याएं अधिक होती है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाता है, और जो A नंबर पे आता है उनकी संख्याएं कम हो जाती है, जिसको पद सोपान कहते हैं, ठीक है, हायरार्की कहा जाता है इसको, ठीक है। नौकरशाह अस्थायी कार्यपालिका में आ गया, ये अपने डायमंड गेज तक काम करेगा, ठीक है, इसलिए इसको अस्थायी कहा गया, परमानेंट है, ये हटेगा नहीं। अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका में हमारा सर्वोच्च पद और राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक इस बात का जिक्र किया गया है, जिनमें कि संघ की कार्यकारिणी का वर्णन है, ठीक है। संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी लोग आते हैं। तो राष्ट्रपति सबसे पहले आएंगे, अनुच्छेद 52 में इनका जिक्र है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका चुनाव होगा, उसका बहुत तरह की बातें कही गई, 52, 53, 54, 55 में, ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर केंद्रीय मंत्री, फिर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर राज्य मंत्री। उसका सबका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 5 वर्ष का होगा, ठीक है। कार्यकाल पर एक बात आप लोग और करेंगे, जितने भी लोग होते हैं सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, एक्सेप्ट राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अस्थायी कार्यपालिका में होती है। देखिए बता रहे थे कानून यहाँ पर बनाने का काम कोई मंत्रालय से हुआ और वो मंत्रालय से यहाँ पर वो कानून लागू किया जाएगा, मतलब विधायिका कार्यपालिका क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा, ठीक। और हमारी जो न्यायपालिका है, सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका का, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो एक हरी न्यायपालिका है। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद आप किसी भी न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर कोई सुनवाई जिला न्यायालय में चल रहा है, वहां से फैसला हो गया, आप उसकी अपील उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, इसको अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं। यहाँ से अगर फैसला हो गया, आप इससे भी संतुष्ट नहीं है, तो इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते हैं, इसके ऊपर सिर्फ राष्ट्रपति है जिसके पास क्षमादान का अधिकार है, लेकिन उसका यूज, उसका प्रयोग राष्ट्रपति न के बराबर करते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 में है, उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 214 में है, ठीक है। और जिला न्यायालय, हर जिला में बहुत से जिला न्यायालय होते हैं। ये एक हरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई राज्य और स्टेट का वर्णन नहीं है, वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पर बांट दिया गया ना संघ और राज्य, वैसे यहाँ पर न्यायपालिका के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई उच्च न्यायालय तो वो राज्य की न्यायपालिका हो गई और जो सर्वोच्च न्यायालय संघ की न्यायपालिका, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका एक हरी होती है, क्लियर। अब ये जो अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका का स्वरूप हुआ, सेम यही चीज आपको राज्य की कार्यपालिका में भी देखने के लिए मिलेगा। वहां भी वैसे ही होगा, कानून बनाने का काम राज्य की विधायिका करेंगे और कानून को लागू करने का राज्य की कार्यपालिका का होगा। वहां भी अस्थायी कार्यपालिका में नौकरशाह आएंगे और अस्थायी कार्यपालिका में आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण आएंगे, ठीक है, जो कि कानून को लागू करने का काम करेंगे, क्लियर है। तो ये हमारा एक सरकार का छोटा सा स्वरूप था, प्रोफॉर्मा, जहाँ पर हमने देखा कि राज्य में सरकार जो होती है, संघ की सरकार और राज्य सरकार कैसे कैसे कार्य करती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।